हाय, माय नेम इज अमित गोयल और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लॉक्स। तो मैंने आज तक जितने भी क्लॉक से क्वेश्चंस करे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो मैं मोटा मोटी सारे क्लॉक से क्वेश्चंस को 6 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। तो मैंने उनको 6 टाइप्स में दे दिया नाम। तो आज के बाद आप जो भी क्लॉक से क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्हीं 6 टाइप्स में से किसी एक में होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरी छोटी मोटी उपलब्धियां हैं मेरी लाइफ की। तो क्लॉक्स के जो 6 टाइप्स हैं, तो टाइप 1 में हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको घड़ी के बारे में बताया होता है कि कोई टाइम दे रखा है और उसके मिरर इमेज में क्या टाइम होगा या वाटर इमेज में क्या टाइम होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें टाइम दिया होता है, एंगल पूछा होता है। ऐसा भी होता है कि एंगल दिया हो, टाइम पूछा हो। ऐसा भी होता है कि फॉल्टी क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, घड़ी खराब है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है। ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार कि एक आदमी जब घर से बाहर गया, वो कुछ देर के बाद जब लौटा तो उसने देखा कि उस जो दोनों सुइयां थी, मिनट हैंड और आवर हैंड, उन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली थी। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई एक घड़ी है जो मार्स प्लेनेट की है या जुपिटर प्लेनेट की है और वहां पे 18 घंटे होते हैं मान लीजिए। तो वहां पर अगर 4:25 हो रहे होंगे तो क्या एंगल हो रहा होगा दोनों सुइयों के बीच में। ये 6 कैटेगरीज मोटा मोटी मैंने क्लॉक से क्वेश्चंस को डिवाइड करा है। इनमें आने से पहले आपको थोड़ा क्लॉक्स का बेसिक्स ज्ञान होना चाहिए। तो क्या ज्ञान होना चाहिए बेसिक? तो 6 डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं क्लॉक्स के जो आपको याद होने चाहिए। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, फिर उन 6 रिजल्ट को जो मैंने लिखे हैं वो दिखा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा। तो पहले आप पहले बेसिक ज्ञान देख लीजिए क्या है। घड़ी के बारे में देखिए, घड़ी में 2 तरह की सुइयां होती हैं। एक छोटी सुई जिसे हम बोलते हैं आर हैंड, और एक बड़ी सुई जिसे हम बोलते हैं मिनट हैंड। तो इसे बोलते हैं आर हैंड और इसे बोलते हैं मिनट हैंड। यही दोनों टाइम बताती हैं। हाँ, होने को तो एक सेकंड वाली सुई भी होती है, बट उस पर क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन इन पे बनते हैं, टाइम इन्हीं से डिफाइन होता है। घड़ी में 12 सेक्शंस होते हैं। तो 12 सेक्शंस देखिए। अब हर सेक्शन सेंटर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बात आप याद रखिए, क्यों? ये टोटल सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और टोटल एंगल सेक्शन कितने हैं? 12। तो अगर 360 को 12 से डिवाइड करा जाए तो 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाता है। तो हर सेक्शन सेंटर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब पहला पॉइंट जो आपको ये याद रखना है कि जो बड़ी वाली सुई होती है यानी कि मिनट हैंड, वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको रट लेना है, अभी अभी याद कर लेना है। तो बड़ी वाली सुई 1 मिनट में अपनी जगह से 6 डिग्री आगे मूव करती है। क्यों? सोचिए। बड़ी वाली जो सुई है वो एक में पूरे 60 मिनट में पूरा एक राउंड ले लेती है। तो 1 घंटे में वो पूरा एक राउंड ले लेती है, कहना इसे 360 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री घूम रही है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60, 6 डिग्री। तो जैसे ही घड़ी में 1 मिनट बीतता है तो ये अपनी जगह से 6 डिग्री आगे आ जाती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो छोटी वाली सुई है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। क्यों? देखिए, छोटी वाली सुई अभी 3 बज रहे हैं, जब तक 1 घंटा बीतेगा यानी कि 4 बजेंगे जब तक, तो वो हिलती डुलती बेचारी बहुत सुस्त होती है, तो वो यहीं तक ही पहुंच पाएगी। तो वो एक ही सेक्शन चल पाएगी। तो 1 घंटे में छोटी वाली सुई यानी कि आर हैंड की बात करें तो वो 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री चल पाती है, हिलती डुलती सुस्त रफ्तार से। तो 1 मिनट में वो कितना चलती होगी? हाफ डिग्री चलती होगी। तो छोटी वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, बड़ी वाली सुई 6 डिग्री चलती है। इन दोनों से एक बात और या हम समझ में आती है कि देखो क्या होगा जैसे ही घड़ी में 1 मिनट बीतेगा। अभी 3 बज रहे हैं मान लेते हैं, अभी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, आप जानते हैं।
1 मिनट के बाद बड़ी वाली सुई अपनी जगह से 6 डिग्री आगे आ जाएगी और छोटी वाली सुई इससे आधा डिग्री दूर भाग जाएगी। तो कितने डिग्री का एंगल का बदलाव होगा? तो इन 6 - 1/2, 5 1/2, 5.5 डिग्री, या आप बोल सकते हैं 11/2 डिग्री। तो जैसे ही घड़ी में 1 मिनट बीतता है, याद रखिए दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री का एंगल का बदलाव होता है, चेंज होता है। तो जैसे ही 1 मिनट बीता तो 5.5 डिग्री एंगल बढ़ा या घटा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन 5.5 डिग्री का एंगल का बदलाव होगा। तो हम इसको 11/2 भी बोल देते हैं। तो आई कैन से कि 1 डिग्री में 2/11 मिनट, 1 डिग्री का बदलाव चाहिए तो 2/11 मिनट की आवश्यकता है। तो 1 मिनट में 11/2 डिग्री का एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर 1 डिग्री चेंज करना है तो 2/11 मिनट की आवश्यकता है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आपको रट लेनी है। तो ये 5.5 वाली वैल्यू भी आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जैसे ही घड़ी में 12 घंटे बीतते हैं तो वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी बार वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी 12 घंटे में, कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी 12 घंटे में, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 12 नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर 11 है। क्यों? देखिए, आप या तो घड़ी घुमा के देख लीजिए, एक तरीका तो ये है, पूरा घुमाइएगा, खराब मत करिएगा घड़ी, कहीं आपकी मम्मी मुझे डांटे। तो बस उसको पूरा घुमाइएगा 12 घंटे, जब वो पूरा 12 घंटे घूम जाएगी तो ओवरलैपिंग गिनते रहिएगा, वो 11 बार होगी, 12 बार नहीं होगी। तो अगर मान लो छोटी सुई रुकी हुई होती, सोचो एक बार के लिए, और बड़ी सुई चलती रहती, घूमती रहती बड़ी वाली सुई, तो वो 12 घंटे में कितनी बार इसके ऊपर से गुजरती? 12 बार गुजरती ना। लेकिन क्या छोटी सुई रुकी रुकी हुई है? नहीं। दिक्कत तो यही है, छोटी सुई भी एक राउंड ले लेती है पीछे पीछे। तो जब घड़ी में 12 घंटे बीतते हैं तो बड़ी वाली सुई 12 बार घूमती है और छोटी वाली सुई पीछे पीछे एक बार घूम जाती है। तो बड़ी वाली सुई जो है ये 12 बार घूमती है और ये एक बार घूम जाती है पीछे पीछे। तो इनके बीच में रिलेटिव राउंड अगर आप बात करें, रिलेटिव राउंड, वो तो 12 - 1 11 ही होंगे ना। दोबारा बताऊं, छोटी सुई रुकी हुई होती तो बड़ी सुई चलती रहती तो 12 बार इसके ऊपर से गुजरती, पर पीछे पीछे ये भी तो घूम जाती है पूरा। तो 12 - 1 11 बार होगा, तो इनके बीच में रिलेटिव राउंड 11 होंगे। तो क्योंकि रिलेटिव राउंड 11 होंगे तो 11 ही बार बड़ी सुई छोटी सुई के ऊपर से गुजरती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी बार दोनों सुइयां जस्ट अपोजिट होती हैं, तो अब हर राउंड में जब बड़ी सुई घूम रही होगी तो वो छोटी सुई के ऊपर से भी गुजरेगी और कभी ना कभी घूम के उसके पीछे भी आएगी। तो हर राउंड में वो भी एक बार होगा, और क्योंकि इनके बीच में राउंड 11 है, 12 - 1 11 है, तो वो भी 12 घंटे में 11 ही बार होगा, जस्ट अपोजिट। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जाता है एग्जाम में। आप कई बार कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? 11 बार होगी। 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आएंगी? 11 बार आएंगी। एक दिन में कितनी बार होगी? 22 बार होगी। एक दिन में कितनी बार जस्ट अपोजिट आएंगी? 22 बार आएंगी। क्यों? एक दिन में 12 घंटे की 2 साइकिल होती हैं। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कोई और एंगल पूछ लें कि आपसे पूछा कि भाई 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो हर रिलेटिव राउंड में 2 बार बनता है। जब बड़ी सुई छोटी सुई की तरफ बढ़ती है तब 90 बनाएगी, और जब बड़ी सुई छोटी सुई से दूर जाएगी तब 90 बनाएगी। तो इनके बीच में रिलेटिव साइकिल तो 11 है, और हर हर रिलेटिव साइकिल में जब बड़ी सुई छोटी सुई की तरफ आएगी तो 90 बनाएगी और दूर जाते हुए बनाएगी। तो हर रिलेटिव साइकिल में 2 बार बनाएगी। ऐसे 60 डिग्री का एंगल हर रिलेटिव साइकिल में 2 बार बनेगा। तो क्योंकि 11 रिलेटिव साइकिल है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा 11 घंटे में, या 30 डिग्री का, या 60 डिग्री का, या 45 डिग्री का, या कोई भी एंगल पूछ ले, ओवरलैपिंग और जस्ट अपोजिट के अलावा कोई भी एंगल पूछ ले, तो वो डबल बार होता है। तो 11 घंटे में 22 टाइम्स होगा सारे एंगल। और एक दिन में पूछ ले तो 20 और 44 में टिक मार के आएंगे। वो एक दिन में भी पूछ सकता है, जनरली एक दिन में ही पूछता है। तो एक दिन में कितनी बार होगा? 90 डिग्री का एंगल 44 बार बनता है, याद रखिएगा। 60 डिग्री का एंगल 44 बार बनता है। 30 डिग्री का एंगल एक दिन में 44 बार बनता है। 12 घंटे में 22 बार बनता है।
और आखिरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक ओवरलैपिंग से दूसरी ओवरलैपिंग के बीच में एग्जैक्टली कितना समय बीतता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, मान लेते हैं 12 बज रहे हैं, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऊपर आती हैं। आप जानते हैं 12 बजे एकदम ऊपर होती हैं। अब 1 बजेगा, तो 1 बजे में क्या होगा, 1 घंटा बीत गया, यानी कि 60 मिनट बीत गए। क्या ये ओवरलैप हुई? नहीं हुई। तो ये 1 घंटे से ज्यादा समय लगाती हैं, वरना 12 घंटे में 12 बार नहीं हो जाती, वो ज्यादा समय लगाती हैं 1 घंटे से, तभी तो 12 घंटे में 11 बार होता है। अब होगा क्या, 5 मिनट और बीत जाएंगे और तब 1 बज के 5 मिनट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि तब तक छोटी, जब तक ये बड़ी सुई यहाँ आएगी, छोटी सुई हल्की से हिल चुकी होगी। तो 65 मिनट से हल्का सा ज्यादा समय लगता है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि द टू हैंड्स ओवरलैप्स आफ्टर एवरी 65 ब्रैकेट में 5/11 मिनट। तो ये वैल्यू रट लेनी है। तो ये जो 6 पॉइंट आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट आप याद कर लो अच्छी तरह। चलिए, हो गए याद, आगे बढ़ जाते हैं। तो 65 मिनट पूरे और 5/11 मिनट एक्स्ट्रा, एक ओवरलैपिंग से दूसरी ओवरलैपिंग के बीच का समय। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन? चलो मैं आपको टाइम देता हूं, सोचिए क्या आंसर होगा। एक दिन में पूछा है, 22 बार। देखिए, आंसर है इसका 44 टाइम्स। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपने सिर्फ अपोजिट वाला देख लिया, तो ये गलत आंसर है। ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन कब कब बनती है? जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तभी भी स्ट्रेट लाइन बनती है, मैं मानता हूं। जैसे 6 बजे होता है। देख, तो ये तो 12 घंटे में 11 बार, तो ये हो जाएगा 12 घंटे में। तो 12 घंटे में 11 बार ये होगा, तो एक दिन में 22 बार, तो यही हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ओवरलैप करती हैं, तभी भी तो स्ट्रेट लाइन ही होती है मेरे भाई। तभी भी तो स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पूछा है, जस्ट अपोजिट नहीं पूछा है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी 12 घंटे में 11 बार होगा। तो एक दिन में ये भी 22 बार होगा। तो 22 + 22, 22 + 22, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 44। ट्रिकी क्वेश्चन था। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे फ्रॉम 4 o'clock to 10 o'clock are the two hands of the clock opposite to each other? टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर दीजिए, देन आंसर बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। क्या आपका आंसर 6 आ रहा है? नहीं, इसका आंसर 5 है। क्यों 5 है, दिखाता हूं। देखिए, 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे ये बज रहे हैं 4, थोड़ा 5 जैसा लग रहा है पर 4 मान लीजिए। अभी 4 बज रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये सुई आएगी आएगी, इसको ओवरलैप करके आगे निकल जाएगी, और जाते जाते कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आएगी 5 बजने से थोड़ा 5-10 मिनट पहले, 4:55 4:50 के आसपास, कि छोटी सुई इधर होगी और बड़ी सुई कुछ उधर होगी, हाँ या ना? तब ये जस्ट अपोजिट होंगी। तो यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार ऐसी स्थिति आएगी। तो हर घंटे में एक बार आनी चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि 5 से 6 और 6 से 7 के इन दोनों टाइम स्लॉट के बीच में एक ही बार होगी, 6 बजे। अब जानते हैं 6 बजे दोनों सुइयां जस्ट अपोजिट होती हैं। तो वो जो 6 बजे होगा वो इस टाइम स्लॉट का भी हो जाएगा और इस टाइम स्लॉट का भी हो जाएगा। तो 2 घंटे में एक बार हो जाएगा फिर वो। तो 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो 5 से 6 के बीच का भी वही काउंट होगा और 6 से 7 के बीच का भी वही काउंट होगा। तो 7 से 8 के बीच में फिर से एक बार होगा। आप घड़ी को घुमा के देख लीजिए चाहे तो। 8 से 9 के बीच में फिर से एक बार होगा और 9 से 10 के बीच में एक बार होगा। तो वैसे तो एक घंटे में एक बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में 2 घंटे का एक बार होगा। तो आंसर हो जाएगा 5, ना कि 6। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या हम आते हैं टाइप 1 में। ये तो अभी हमने क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन थे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है क्लॉक की, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब टाइप 1 में आते हैं। मिरर इमेज में
टाइम कैसे बताना है, वाटर इमेज में टाइम कैसे बताना है, तो चिंता नहीं करनी है, बहुत इसका शॉर्टकट होता है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई घड़ी है जिसमें कोई भी समय भी हो रहा है, तो यहाँ पे अब मैं घड़ी नहीं बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैथड बता देता हूँ। अगर मान लो कि 7:25 हो रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि इसका मिरर इमेज में टाइम क्या होगा। बहुत आसान है। मिरर इमेज कभी भी पूछ दे कि अगर इसको हम शीशे में देख रहे हैं तो उसमें क्या समय दिखाई देगा। मान लेता हूँ उस घड़ी में नंबरिंग नहीं लिखी है, सिर्फ ऐसा डायल है, तो शीशे में देख रहे हैं तो क्या नंबर टाइम दिखाई देगा। तो बस इतना काम करिएगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जो भी टाइम दिया है उसको 1160 में से माइनस कर दीजिएगा हमेशा। तो जो भी टाइम दिया है 1160 में से माइनस कर दीजिएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। 725 को अगर मैं 1160 में से माइनस कर दूं तो ये आता है 435। तो अगर 7:25 हो रहे हैं और उसको घड़ी को शीशे में देखा जाए तो उस घड़ी में, शीशे वाली घड़ी में 4:25 आपको 35 आपको नजर आना चाहिए। दूसरा, अगर इसका वाटर इमेज बात करी जाए, तो वाटर इमेज में होता क्या है, घड़ी वर्टिकली उल्टी हो जाती है। मिरर इमेज में वो हॉरिजॉन्टली उल्टी होती है, अभी वर्टिकली उल्टी होगी। तो टाइम है उसकी ऐसी स्थिति में बस इतना करना है कि आपको इसको 1830 में से माइनस कर देना है टाइम को। तो याद रखिएगा, मिरर इमेज में हमेशा 1160 में से माइनस करना है गिवन टाइम को, और वाटर इमेज पूछ लिया जाए तो 1830 में से माइनस कर देना है। अगर मैं 1830 में से इसको माइनस करने जाऊंगा तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 725 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 1105। तो 7:25 को अगर हम पानी में देखेंगे तो आंसर आएगा 1105। बस ये बात याद रखिएगा कि अगर ये आंसर 12 से बड़ा आ जाता है तो फिर हम 24 वाले फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि 4:15 को आप वाटर में देखेंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा, तो आप इसको 1830 में से माइनस करेंगे। तो 1830 में से 4 to 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14:15। बट 14 का मतलब होता है 2 बज गए, तो 12 बजे के बाद 2 घंटे और, तो 2:15। तो 4:15 जो है वो वाटर में 2:15 तक नजर आएंगे। तो ये आपका ट्रिक है। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। तो टाइप 1 आपको समझ में आ गया। वाटर में मिरर इमेज के लिए हमेशा 1160 में से माइनस कर दीजिए, वाटर इमेज के लिए 1830 में से माइनस कर दीजिए, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 में आ जाइए। तो टाइप 1 हो चुका है, अब हम टाइप 2 में आते हैं। तो टाइप 2 में क्या होता है, आपको टाइम दिया होता है, एंगल पूछा होता है। जैसे वो कोई भी टाइम दे देगा, वो बोलेगा बताओ 8:20 हो रहे हैं तो क्या एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में। हमेशा टाइम आर और मिनट की फॉर्मेट में होता है, आप जानते हैं। तो जब भी एंगल पूछे तो हमेशा एक फॉर्मूला अप्लाई करिए। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस m इंटू 11/2। h मतलब आर वाला पोर्शन एंड m मतलब मिनट वाला पोर्शन। तो h मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस m इंटू 11/2, इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस का मतलब अगर ये वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आ जाती है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे माइनस का 25 डिग्री आ गया तो उसका मतलब आंसर 25 डिग्री होगा, माइनस का नहीं होगा। कहने का मतलब ये भी है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर प्लस आना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को करके देखूं तो आंसर क्या आएगा, तो 8 × 30 माइनस 20 × 11/2 मॉडुलस। अभी हो जाएगा 240 माइनस 110, तो आंसर आ रहा है 130 डिग्री। तो 8:20 में क्या एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में, 130 डिग्री का एंगल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 9:19 पे एकदम एग्जैक्ट 9:19 में एंगल बताइए, तो क्या करेंगे, 9 × 30 माइनस 19 × 11/2, तो हो जाएगा 270 माइनस
9 और 209/2, ये हो जाएगा 104.5। तो 270 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो 170 आएगा, और 4.5 और माइनस कर देंगे तो 165.5 डिग्री आ जाएगा। तो क्या एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में 9:19 में? 165.5 डिग्री। एक छोटी सी बात याद रखिएगा इस फॉर्मूले को लगाते समय, कि अगर मान लीजिए आपका एंगल 180 से बड़ा आ रहा है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 10:10 पे क्या एंगल होगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 10 × 30 H × 30 माइनस M × 11/2, यही फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस लगा देंगे। तो 300 माइनस 55, आपका आंसर आ गया 245 डिग्री। अब 245 डिग्री आपका 180 से बड़ा है, तो सोचिए 10:10 कैसे बचते हैं, तो 10:10 कुछ ऐसा होता है। तो ये वाला एंगल आपका 245 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी तो उनके बीच का ही है। तब हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना हो, 245 ना हो, वो यही है तो 245 टिक मार दीजिए, वरना अगर नहीं है तो सोचिए 360 माइनस 245, यानी कि 115 डिग्री भी तो इसी का आंसर है। तो यानी कि 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो अगर एंगल 180 से बड़ा आ गया तो जनरली ऑप्शन में वो नहीं होता है, और उस केस में 360 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो जो एंगल आता है वो दूसरी तरफ का एंगल आ जाता है, और वो भी उन्हीं दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। ठीक है, ओके। तो हमारा टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, लेट्स मूव टू टाइप 3। तो टाइप 3 वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें आपको एंगल दिया होता है, टाइम पूछा होता है, उल्टा क्वेश्चन होता है, और वो आपसे एक ऐसे बैंड दे देगा, जैसे वो बोलेगा बताइए कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया। तो देखिए अभी 3 बज रहे हैं, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो जब ये सुई आगे आएगी तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं 40 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब इसको ओवरलैप करके आगे निकल जाएगी तो उसके बाद एक और बार 40 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब इसके दो आंसर आने वाले हैं। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में दो ऐसी स्थितियां आएंगी। एक बार जब बड़ी सुई छोटी सुई की तरफ बढ़ेगी तो कहीं 40 डिग्री का एंगल बनाएगी, और एक बार जब ओवरलैप करके आगे निकल जाएगी तो कहीं 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि जैसे 3 बजे से 4 बजे के बीच में कितने बजे 40 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके दो आंसर आने वाले हैं। तो आप एक काम करिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब क्या करिए कि जो लोअर लिमिट है, जो आपको लिमिट दी गई है 3 से 4 का बैंड या 4 से 5 का बैंड, या कई बार वो बोलता है कि 4.25 से 5 का बैंड, तो 4.25 में भी आपको फिर 4 ही लेना है, 4.25 का 415 का 415 नहीं, लोअर लिमिट उठानी है हमेशा, और उसका भी इंटीग्रल वाला पार्ट उठाना है। तो अगर बोलता है 5:10 से 5:50 के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपको 5 उठाना है, 5:10 नहीं। लोअर लिमिट उठाई, दोनों लाइन के दोनों तरफ दिखती, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, और दोनों तरफ अब जो एंगल पूछा है 40 डिग्री का एंगल, एक तरफ प्लस कर दिया और एक तरफ माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट में बंद करने के बाद उसको आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 2/11 से, दोनों साइड 2/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा याद रखिएगा, दोबारा बताता हूँ। 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 5 से 6 बजे के बीच में कितने बजे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। लोअर लिमिट उठाइए, लाइन खींचिए, लाइन के दोनों तरफ वो लोअर लिमिट रख दीजिए। 4 से 5 का बैंड है तो 4 रखिएगा, 5 से 6 का बैंड है तो 5 को उठाइएगा, और उसको फिर दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब जो एंगल पूछा गया है आपसे, वो एक तरफ प्लस कर दीजिएगा, एक तरफ माइनस कर दीजिएगा, और दोनों साइड 2/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हमेशा। अब इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन के आंसर जनरली मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं। तो 90 + 40 130 इंटू 2 260/11, 11 2 जा 22 बचेगा 40, 11 3 जा 33 बचेगा 7। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो एक आंसर आ गया आपका
3:23, 7/11 पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मिनट। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, 3:23 और 24वें मिनट का 7/11 हिस्सा। और दूसरा आंसर कैसा आएगा, 90 - 40, 50 × 2, 100/11। 11 9 जा 99, बचेगा 1/11। मिक्स फ्रैक्शन में रहने देना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे होते हैं। तो 3:09, 1/11 पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मिनट। तो एक आंसर आपका मैंने बोला था यहां आएगा, तो ये आ गया 3:09 और ये वाला आ गया 3:23। तो आपका आंसर हो गया, ये दो ऑप्शन आपके आंसर आ गए। अब एग्जाम में ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे क्या करेक्ट आंसर? नहीं, या तो इन दोनों में से एक ही होगा, चार ऑप्शन में से। अगर ये दोनों हुए तो फिर एक ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी टाइप का, तो फिर आपको उसमें टिक मार के आना है, बोथ ए एंड सी टाइप वाले ऑप्शन में। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, जब दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो रहा होगा। तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में कितने बजे 60 डिग्री का एंगल बनेगा? तो क्या करना है हमें, एक लाइन खींचनी है, जो लोअर लिमिट है उसको दोनों साइड लिख देना है। दोनों साइड हमें इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एंगल पूछा गया है, एक साइड माइनस, इधर माइनस या उधर प्लस, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। और दोनों साइड फिर आखिरी में 2/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया? तो 120 - 60 बचेगा 60 × 2, 120/11। तो 11 1 जा 11 आएगा 10, जीरो लगाओगे 100 हो जाएगा। 11 9 जा, सॉरी माय बैड, 11 10 जा 110 हो गया, बच गया 10/11। तो पहला आंसर आ गया 4 10 10/11। बट क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। अगर ये होता तो मैं इसी में टिक मारा देता, पर है ही नहीं। तो दूसरा देखिए, 120 इन प्लस 60, 180, 2 जा 360/11। 11 3 जा 33 बचेगा 30, 11 2 जा 22 बचेगा 8। तो इसका मतलब 4:32, 8/11 आपका दूसरा आंसर आ गया। ये ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो गया बी फॉर बैंगलोर। इजी पीजी हो गया वाले क्वेश्चन अब आपके लिए, टाइप 3। क्यों भाई, मानते हो? आगे बढ़ जाते हैं। 10 बजे से 11 बजे के बीच में कितने बजे दोनों हैंड्स कॉन्साइड करेंगी? तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। अब सोचिए, एक दूसरे के ऊपर आना मतलब 0 डिग्री का एंगल। क्यों भाई, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। 10 से 11 के बीच में दोनों सुइयां, अब इसका एक ही आंसर आएगा, क्योंकि 10 से 11 के बीच में एक ही ऐसा इवेंट होगा, एक ही ऐसा क्षण होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगे। एक ही आंसर आएगा। तो एक दूसरे के ऊपर आना मतलब वो पूछ रहा है 0 डिग्री का एंगल, तो कॉन्साइड करने का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है वो। तो लोअर लिमिट उठाएंगे 10, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एंगल पूछा गया है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस कर दो, यहाँ पर तो प्लस करो चाहे माइनस करो, फर्क ही क्या पड़ता है, 0 ही तो है। और इंटू 2/11 कर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए। तो 300 2 जा 600/11। 11 5 जा 55 बचेगा 50। 11 4 जा 44 बचेगा 6। तो 54 6/11। तो आंसर होगा ये 10 बज के 54 6/11। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगे। एग्जैक्टली ये समय हो रहा होगा उस वक्त। आसान है। अच्छा, अगर ये 10:15 से 11 के बीच में पूछता तभी भी आप ऐसे ही करते, लोअर लिमिट 10 ही लेते, इंटीग्रल वाला पार्ट लेना है लोअर लिमिट का, और फिर यही प्रोसीजर रिपीट कर देना है। ग्रेट। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, आपके दो आंसर आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर क्वेश्चन पूछता कि 4 से 4:30 के बीच में बताइए, तो उस केस में आप इन दोनों में से कौन सा आंसर 4 से 4:30 के बीच में, ये वाला? तो फिर ये वाला ऑप्शन में ढूंढते अगर होता तो, क्योंकि अगर वो पूछता तो फिर ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन में होता। तो टाइप 4 में आ जाते हैं। इसमें फॉल्टी क्लॉक्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब घड़ियां तेज या धीरे चल रही होती हैं, उनमें कोई खराबी आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वो पूछता, वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हैंडल करना है, चलो देखते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि अ क्लॉक या अ वॉच इज गेनिंग टाइम,
गेनिंग टाइम का मतलब होता है कि वो तेज चल रही है, तो वो तेज चल रही है, इट इज मूविंग फास्ट। अगर बोलता है कि इट इज लूजिंग टाइम, तो इसका मतलब होता है कि वो धीरे चल रही है, इट इज मूविंग स्लो। तो गेनिंग टाइम मतलब तेज चल रही है, लूजिंग टाइम मतलब वो स्लो चल रही है, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बना देता है वो कि वो बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक घड़ी है जो 2 मिनट गेन करती है पर डे। याद रखिएगा, अगर कोई कोई घड़ी गेन या लूज कर रही है तो वो यूनिफॉर्म तरीके से गेन या लूज करती है। तो एक घड़ी है 2 मिनट गेन कर रही है पर डे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मैंने इसको मंडे को दिन में 12 बजे सही घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, सही घड़ी के साथ लगा दिया, तो जब थर्सडे के शाम के 6 बज रहे होंगे तो हमारी घड़ी कितने मिनट आगे जा चुकी होगी। तो जब मंडे को 12 बजे मैंने इसको सही घड़ी के साथ लगाया था, तो जब थर्सडे के शाम के 6 बज रहे होंगे तो हमारी घड़ी कितने मिनट आगे जा चुकी होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दे देता हूं। 6 मिनट आगे जा चुकी होगी, 7 मिनट आगे जा चुकी होगी, या 6.5 मिनट आगे जा चुकी होगी, या 7.5 मिनट आगे जा चुकी होगी। अगर आपका आंसर 7 है तो आप गलत हैं, आंसर है 6:30। दिखाता हूं कैसे। तो देखिए ये यूनिफॉर्म तरीके से गेन करेगी, तो मंडे को 12 नून से थर्सडे के 12 नून तक अगर आप देखें तो 3 दिन बीत गए, मानते हो। तो 3 दिन में इस घड़ी ने 6 मिनट गेन करा होगा, क्योंकि एक दिन में 2 मिनट गेन करती है, तो ये 6 मिनट आगे आ चुकी होगी अपने, क्योंकि तेज चल रही है, साल में खराबी है। तो ये जब सही घड़ी में थर्सडे के 12 बज रहे होंगे तो हमारी घड़ी 6 मिनट आगे होगी, 12 बज के 6 मिनट दिखा रही होगी। अब थर्सडे के 12 बजे से थर्सडे के शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक 6 घंटे बीते हैं। तो कहने से 1/4 ऑफ द डे, एक दिन का 1/4 बीता है। और अगर ये एक दिन में 2 मिनट गेन करती है तो 12 घंटे में 1 मिनट गेन करेगी। तो 6 घंटे में 1 मिनट का भी आधा, यानी कि आधा मिनट गेन करेगी। तो टोटल गेन कितना हो गया इसका, तो 6 मिनट पहले गेन करा था यहां से यहां तक, और आधा और कर लिया। तो टोटल ये 6 + आधा यानी कि 6.5 मिनट गेन करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6:30। एक दिन में 2 मिनट गेन कर रही है, 3 दिन में 6 करेगी, और फिर 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं उसमें वो आधा डिग्री और गेन कर जाएगी। तो 6.5 मिनट आगे जा चुकी होगी सही समय से। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाते हैं। कुछ एग्जांपल और देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी 2 मिनट गेन कर रही है प्रति घंटा। मैंने तो जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें पर डे में गेन कर रही है, ये तो और भी तेज चल रही है। हर एक घंटे में जब सही घड़ी में से 1 घंटा बीतता है, 1 आवर बीतता है, तो ये 2 मिनट एक्स्ट्रा बिता देती है। तो कहना इसे है कि जब करेक्ट वॉच में 60 मिनट बीतते हैं तो हमारी घड़ी इनकरेक्ट वॉच 62 मिनट बिता देती है। बताओ मानते हो। अब क्या हुआ, मैंने इसको 11 PM पे, रात को 11 बजे सही घड़ी के साथ लगा दिया। तो अगले दिन जब सुबह के 8:30 हो रहे थे, सही घड़ी में एक्चुअल टाइम 8:30 था, तो हमारी घड़ी क्या दिखा रही थी। तो देखिए 11 बजे से 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक 9 आवर बीत गए। तो उस 9 आवर में 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक, ऐसे सोचिए कि 11 PM से सुबह के 8 AM तक 9 आवर बीत गए, और 9 × 2, इस घड़ी ने 18 मिनट गेन करा होगा। अब आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में, यानी कि 8 से 8:30 तक, इस 30 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 2 मिनट गेन करती है, तो आधे घंटे में 1 मिनट और गेन कर जाएगी।
और 1 मिनट और गेन कर जाएगी तो 18 मिनट पहले से गेन कर चुके हैं, और 1 मिनट और गेन कर जाएगी तो 19 मिनट आगे हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं 19 मिनट जोड़ दूं, ये बचते हैं 8:49। तो हमारी गलत घड़ी में क्या समय हो रहा होगा? 8:49। तो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और देखते हैं, एक डिफेक्टिव वॉच है दैट लूजेज 10 मिनट एवरी आवर। तो वो हर घंटे में 10 मिनट लूज कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि उसको मैंने सुबह 5 बजे सही घड़ी के साथ लगा दिया, तो एक्चुअल समय बताइए जब वो गलत घड़ी 5 दिखा रही है। देखो ये कठिन क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं होगा ये। तो हमारी गलत घड़ी शाम के 5 दिखा रही है, तो सही घड़ी में क्या समय होगा? तो आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका मैं बताता हूं, देखो ऐसे ही करिएगा वरना गलत आंसर आएगा। एक तरफ लिख दीजिए करेक्ट टाइम, करेक्ट वॉच, एक तरफ लिख दीजिए फॉल्टी वॉच। जब सही घड़ी में 60 मिनट बीतते हैं तो हमारी घड़ी 85 मिनट बिता पाती है, क्योंकि वो लूज कर जाती है, धीरे चलती है। तो सही घड़ी का समय और गलत घड़ी का समय 6:5 के रेशियो में बीतता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो सही घड़ी का समय और गलत घड़ी का समय 6:5 के रेशियो में बीतता है। अब सोचो, गलत घड़ी ने 12 घंटे बिता दिए, फिर सुबह 5 बजे से लगाई थी, शाम 5 दिखा रही है, गलत घड़ी, सही घड़ी नहीं, गलत घड़ी। तो ये 12 घंटे बिता चुकी है। तो ये कितना बिताई होगी? तो आप 6:5 के रेशियो पे कायम रहिए। तो अगर 5 टॉफियां 6 रुपए की आती हैं, तो 12 टॉफियां कितने की आएंगी? तो ये मान लो कितना बिताएगी, तो बेटा एक टॉफी का दाम हो जाएगा 6/5। यूनिटी मेथड लगाइए ना। जब ये 5 था तो ये 6 था, तो ये 12 होगा, तो ये कितना होगा? तो ये 5 टॉफियां 6 रुपए की आती है, तो एक टॉफी आएगी 6/5, तो 12 टॉफियां कितने की आएंगी? 6/5 इंटू 12, तो 72/5, और ये बनेगा 14.4। यानी कि 14 घंटे और 0.4, तो 14 घंटे पूरे बिता चुकी होगी। 0.4 को 60 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 24 मिनट और बिता दिए होंगे। तो गलत घड़ी ने 14 घंटे 24 मिनट बिताए होंगे। तो सुबह 5 बजे से अगर आप 14 आवर ऐड करते हैं तो शाम के 7 बज जाते हैं, और 24 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो 7:24 हो जाते हैं। तो आंसर इसका सी आएगा, और यही इसका बेस्ट तरीका है करने का, वरना और सारे तरीके गलत हैं। तो कभी भी ऐसा आ जाए कि गलत घड़ी ये समय दिखा रही है तो सही घड़ी में क्या समय होगा? तो आप क्या करिए, एक तरफ करेक्ट वॉच लिख दीजिए, एक तरफ फॉल्टी वॉच लिख दीजिए। सही घड़ी 60 मिनट बिता रही है, तो गलत घड़ी 50 मिनट बिता रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत घड़ी 10 मिनट लूज कर रही है, तो ये रेशियो ले लीजिए 6:5। अब गलत घड़ी ने 12 घंटे बिताए हैं, तो सही घड़ी कितना बिताएगी? यूनिटी मेथड से आ गया 14.4। 14.4, 14 आवर पूरे, और 0.4 को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 मिनट हो गया। तो 14 घंटे 24 मिनट, सुबह 5 बजे से 14 घंटे 24 मिनट, शाम के 7:24। आंसर आ गया सी, फॉल्टी क्लॉक्स हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ क्लॉक गेन्स 10 मिनट पर आवर और अनदर क्लॉक लूजेज 15 मिनट पर आवर। तो एक घड़ी, दो घड़ियां हैं, तो क्लॉक 1 और क्लॉक 2। तो क्लॉक 1 जो है वो 10 मिनट गेन करती है पर आवर, और ये 15 मिनट लूज करती है पर आवर। मैंने दोनों को शाम को 4 बजे सही घड़ी के साथ लगा दिया, सुबह शाम को 4, सुबह 4 फर्क नहीं पड़ता। कितने दिनों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, दोनों के दोनों एक साथ सही समय दिखाएंगे? तो कितने दिनों के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों एक साथ सही समय दिखाएंगे? तो समझिए, मेरी घड़ी धीरे चल रही है, एक बार के लिए सोचिए, वो धीरे चल रही है, पीछे हो गई, और पीछे हो गई, फिर और पीछे हो गई, फिर और पीछे हो गई। पीछे होते 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 कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी जब वो 12 घंटे पीछे हो जाएगी, और जब वो 12 घंटे पीछे हो जाएगी तो वो दोबारा से सही समय दिखाएगी। सोचो, अभी आपकी घड़ी में जो भी समय है उसको 12 घंटे पीछे कर दो, सेम समय नहीं आ गया? तो ये घड़ी 10 मिनट गेन कर रही है पर आवर।
ऐसे 11-12 घंटे आगे कर दो तभी भी सही समय आता है। तो 1 घंटे में ये कितना गेन कर रही है? 10 मिनट। हमें कितना गेन कराना है? 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब कितने मिनट? 12 × 60 मिनट गेन कराना है। तो कितने आर की जरूरत पड़ेगी? तो 1/10 इंटू 12 × 60 आर की जरूरत पड़ेगी। दोबारा सोचो, 10 टॉफियां 1 रुपए की आती हैं, तो इतनी टॉफियां कितने की आएंगी? तो एक टॉफी 1/10 की आएगी। तो फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो कि 12 × 60 टॉफियों के लिए, जीरो से जीरो कट गया। तो इसका मतलब ये 72 डेज के बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। बताओ मानते हो? 72 आवर के बाद, माय बैड। तो ये घड़ी 72 आवर के बाद सही समय दिखाएगी। तो फिर उसके बाद ये फिर से आगे होना शुरू हो जाएगी। तो हर 72 आवर के बाद ये बार बार सही समय दिखाएगी। ऐसी इसकी स्थिति देखना। ये 15 मिनट लूज कर रही है पर आवर। तो इसका मतलब 1 घंटा जब बीतता है तो ये घड़ी 15 मिनट पीछे हो जाती है। अब इसको सही समय दिखाने के लिए 12 घंटे लूज करने की जरूरत है, यानी कि 12 × 60 मिनट लूज करने की जरूरत है। तो कितना समय कितना लगेगा? 1/15 इंटू 12 × 60, 15 जा, तो 48 आवर लगेंगे इसको। तो ये हर 48 आवर के बाद सही समय दिखाएगी। अब सोचो एक घटना हर 72 आवर के बाद घट रही है। ये घड़ी अलग से हर 72 आवर के बाद सही समय दिखा रही है, और ये वाली घड़ी हर 48 आवर के बाद सही समय दिखा रही है। खराब दोनों है, पर वो हर 72 आवर के बाद सही समय दिखा रही है, ये हर 48 आवर के बाद सही समय दिखा रही है। तो जब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी तो वो भी सही समय दिखाएगी और वो भी। तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 72 एंड 48, अब ये बनेगा 72 का डबल 144। 144 48 से डिवाइड होता है क्या? 48 से नहीं होता है। क्यों भाई? तो हम 240 12 × 6 है ये, और ये 12 × 4 है। तो 12 तो आएगा ही, और 6 और 4 कैल्शियम 12 बनेगा। तो 144 आना चाहिए, आना चाहिए 144। इससे होता होगा 48 से, करके देखें। तो 144 48 12 से काटा 12 4 जा, 12 से काटा 12 12 जा होता है। तो 144 आवर के बाद ऐसा होगा। और 144 आवर दिन में अगर काउंट करेंगे तो अब डेज में देख लेते हैं। 144 आवर को डेज में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन डेज में है, तो 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 144 आवर को डेज में करेंगे तो 12 2 जा 12 12 जा, 6 दिनों के बाद। तो 6 दिनों के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि ये दोनों घड़ियां एक साथ सही समय दिखाएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। ये होमवर्क आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर चैट बॉक्स में डाल के जाइएगा जाने से पहले। ये भी आपका होमवर्क है, इसका आंसर चैट बॉक्स में डाल के जाइएगा। आज हमने कितने टाइप कर लिए? 1 2 3 4, 4 टाइप कर लिए। जो सेकंड सेशन होगा क्लॉक्स का, उसमें आप बचे हुए 2 टाइप करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय।